आज थोड़े से बच्चे कम नहीं लग रहे? अच्छा, रह कहाँ गए सब लोग? दिख नहीं रहे आधे लोग। आई थिंक ये प्रशांत ने। अबे ईद, प्रशांत कौन सा ईद मना रहा है बे? ईद कौन है? अब हम लोग के टीम में तो कोई ईद वाला नहीं है मेरे ख्याल से, या है? अच्छा, वैसे नहीं तो वैसे। अबे तो यही टाइम मिला था, 5 से 6 के बीच में ही जाएंगे क्या सब ईद मनाने? इतनी देर से क्या कर रहे थे? चलो नहीं, आओ तुम लोग अपने डाउट से स्टार्ट कर लो। कल मैंने तुम लोगों को काफ़ी सारा काम दिया था, काफ़ी सारा मतलब था, उतना काम तो करना ही चाहिए, उससे कम करोगे तो कुछ प्रिपरेशन नहीं हो रही है, ऐसे के बराबर होगा। हाँ, चलो बताओ फिर। हम्म स्टार्ट कर। कौन से वाले का? एक सेकेंड। पेज नंबर बता दो एक बार जल्दी से। हाँ, बुकलेट में बताओ, बुकलेट में कौन सा? बुकलेट 7 में कौन सा वाला? 49। अरे 49 में तुम लोग को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई प्लस सी जेड, पहला इक्वेशन। फिर दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी जेड प्लस ए एक्स। और उसके बाद दिया हुआ है तुम लोग को जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। और क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फाइंड ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन वाई प्लस बी प्लस सी अपॉन जेड प्लस सी की वैल्यू निकालना है। ये तो एक तो चीज को देखो, यहाँ पे मार्क करो, बी वाई सी जेड ए एक्स, मतलब ये एक तरह से क्या हो रहा है कि ये रिपीट हो रहा है। राइट हैंड साइड इफ यू विल सी, तो उसमें तुमको दिखेगा कि बी वाई सी जेड ए एक्स यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग साइक्लिक क्वेश्चन बोलते हैं। अब तुमको ये देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन में बी वाई है, सी जेड है, तो फिर क्या चीज़ नहीं है, और जो चीज़ नहीं है वो उसको ऐड कर दोगे दोनों साइड में। तो बताओ यहाँ बी वाई सी जेड के पास क्या नहीं है? हम्म तो फिर क्या करो, ए एक्स दोनों साइड में ऐड कर दो। अब जैसे ही तुमने ये काम किया, तो इस लेफ्ट हैंड साइड से यू कैन टेक कॉमन एक्स, और अंदर बच जाएगा एक्स प्लस ए। और राइट हैंड साइड को सीधा करके लिख लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इससे क्या होगा, तुमको नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस ए की वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन में एक्स। अब तुम्हें जो निकालना है वो पहली बात तो इसका उल्टा निकालना है, तो पहले रेसिप्रोकल कर दो। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और फिर एक ऊपर में ए उसमें चिपकाया हुआ है तो एक ए मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम्हारे पास में ओवरऑल वैल्यू जो मिल गई ए अपॉन एक्स प्लस ए का, वो आ गया ए एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब इससे जनरलाइजेशन करना है, क्योंकि सारा हम लोग को डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इससे जो हमने सीखा, इससे हम लोग बाकियों को खुद ही जान सकते हैं। जैसे अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो मैं सेकंड वाले के इक्वेशन में जाऊंगा। अब मैं देखूंगा कि सी जेड है, ए एक्स है, तो इसके पास में बी वाई नहीं है, तो दोनों साइड में बी वाई ऐड करूंगा। फिर सेम तरीके से कैलकुलेट करोगे तो कुछ देर के बाद व्हाट यू विल फाइंड इज कि तुम्हारा बी अपॉन वाई प्लस बी जो होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी वाई अपॉन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। और इसी तरह से फाइनली जब तुम थर्ड वाले वैल्यू की तरफ मूव करोगे, तो c अपॉन में z प्लस सी जो होगा, दैट विल बी सी जेड अपॉन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब ये आ गए तुम्हारे तीनों वैल्यूज़, जिसमें तुम देख सकता है कि यही तीनों वैल्यूज़ को तुम्हें ऐड करना है। और ये जो तीन वैल्यूज़ आए हैं वो सबके सम ऊपर और नीचे अगर देखें तो सेम वैल्यूज़ दे रहे हैं। मतलब न्यूमरेटर में भी आ गया तुम्हारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और डिनोमिनेटर में भी आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट बोलो। हाँ हाँ बोलो। 42 एक्चुअली है क्या कि उसमें शायद कुछ डेटा मिसिंग है, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये कुछ एक वैल्यूज़ पे ही सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जैसे अब मैं इसमें बोलूँगा कि आई वांट टू टेक x एज 8 एंड y एज 1, तब तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। लेकिन जहाँ तुमने वैल्यूज़ चेंज कर दी, x5 और y4 कर दिया, या x6 एंड y3 कर दिया, तो फिर ये वैलिड नहीं हो रहा है, तब ये आंसर्स नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरे ख्याल से मैंने जब क्वेश्चन को लिखवाया होगा या टाइप करवाया होगा ना, वहाँ पे एक डेटा कहीं मिसिंग हो गया है। तो इसमें तुम ये मान लो कि x8 और y1 लेके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। बस उसी से जो आंसर आएगा वही तुम्हारे आंसर में मैच करेगा। मतलब x को 8 ले लिया, y को 1 ले लिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा 4095, बाकी वैल्यूज पे भी नहीं मिलेगा। ये कुछ एरर हो सकता है।
नेक्स्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड इसको खत्म कर लें पहले। 50 में क्या है? 50 सिंपल है। 50 में तुमको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ ए माइनस बी, पूरे के पावर में है -1, और दूसरे में है 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी माइनस ए, पूरे के पावर में -1। अब तुम इसको क्या लिख सकता है? एक्स के पावर में ए अपॉन एक्स की पावर में बी -1 पावर में, इसको लिख लो 1 प्लस एक्स की पावर में बी अपॉन एक्स की पावर में ए पावर में -1। इससे क्या हो गया? एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी टू द पावर ऑफ -1, और ये बन जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी होल अपॉन में एक्स टू द पावर ऑफ ए पावर में -1। अब इसको सीधा कर लो, क्योंकि -1 है तो ये बन जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ बी प्लस एक्स टू द पावर ऑफ, ये तुम्हारा बन जाएगा पहले वाले में, और ये उल्टा होके सेम। अब ये फिर से वही कंडीशन हो गया, देख लो ऊपर और नीचे जो तुम्हारी वैल्यूज आई हैं वो दोनों सेम है। यहाँ पे भी एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी, और यहाँ पे भी एक्स टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर ऑफ बी, दोनों कैंसिल होंगे, आंसर हो जाएगा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वो जो कौन सा पूछ रहे थे विनय, क्या पूछ रहा था? पूछो। अगले मतलब कौन सा है? एक्चुअली दो जगह चले जाएंगे हम लोग फिर, पेज नंबर 2 का या पेज, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पढ़ देना, मुझे उससे समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन है ना उसको पढ़ लो, मैं समझ जाऊंगा कौन सा पेज में। हो सकता है वही पूछ रहा हूँ, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स पूछ रहे हो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? देखो उसने तुमको 3 प्राइम नंबर लेने के लिए बोला है। प्राइम नंबर को लेने का कोई जनरल तरीका नहीं होता, तो इसमें हम लोग को ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अब हो गया नहीं वाला? हाँ बताओ कौन सा वाला 17 बोल रहे हो? 16 किसका किसका? उसी का, उसी के ऊपर वाला। देयर आर 4 प्राइम नंबर्स वाला। हाँ पेज नंबर 4 का 16 है ना? ओके ठीक है फाइन। इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्टरनेट ऑड नंबर्स एक्सीड्स 3 टाइम्स द स्मॉलर बाय 12। अच्छा यहाँ पे तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा। देखो एक तो होता है 1 3 5, इसको क्या बोलोगे बताओ? 1 3 5 7, ये किस तरह के ऑड नंबर है? इन किस तरह के, मतलब इसको दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, एक होता है अल्टरनेट ऑड नंबर। तो मैं अगर पूछूं 1 3 5 7 ये किस तरह के ऑड नंबर है, तो तुम इसको क्या बोलेगा? ये क्या है? कंजिक्यूटिव है। इसका मतलब है कि अगर मुझे क्वेश्चन में कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बोल रहा है, तो अगर मैंने पहले नंबर को x लिया तो दूसरा नंबर तक पहुंचने के लिए मुझे उसमें +2 करना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकता है 1 है 3 है 5 है 7 है, इसको लेकिन हम लोग बोलेंगे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर वो तुमको बोल रहा है अल्टरनेट ऑड नंबर्स, तो इसका मतलब है एक छोड़ के एक। एक छोड़ के एक का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अगर तुम 1 ले रहा है तो अगला होगा 5, 5 ले रहा है तो उसका अगला होगा 9। तो तुम लोग मुझे बताओ कि अल्टरनेट ऑड नंबर जब लेना पड़ जाए, तो अगर हम लोग एक पहला ऑड नंबर को x ले रहे हैं तो उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? सोच के बताओ। x+4 हो जाएगा, दैट्स इट। ये याद रखना आप तुम लोगों को कि कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है तो तुमको लेना है x और x+2, अल्टरनेट ऑड नंबर्स है तो तुमको लेना है x एंड x+4। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद तुम आराम से कर सकता है, क्योंकि उसने तुमको बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 अल्टरनेट ऑड नंबर्स एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है 3 टाइम्स द स्मॉलर। अब देखो 3 टाइम्स, इन दोनों में स्मॉलर ऑब्वियस सी बात है x होगा, और ये कितना ज़्यादा है? तो 12 ज़्यादा है। बस अब इसको सॉल्व करते हुए चले जाओ। यहाँ से आ गया x² + 4x - 3x - 12 = 0। बाकी तुम इसको सॉल्व कर सकता है इजीली। यहाँ से तुमको नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू मिलने वाला है। देख लो दो वैल्यूज आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव की बात करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 3, कहानी खत्म। और तुमको मेरे ख्याल से लार्जर वाला पूछा हुआ है, तो लार्जर अगर निकालना है तो तुम याद रखना इसमें x+4 जरूर करना पड़ेगा, तो अपने आप की आंसर हो जाएगा 7। तो तुम्हारे लिए इस क्वेश्चन में जो आंसर हुआ वो होगा 7। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट।
कौन सा वाला 18? किसका 18? इसी का 18? ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, मैंने इसको एक्चुअली चेंज करवाया था। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100? हाँ, बुक में लेस देन 10 दिया हुआ है, हम लोग इसको कर दिए थे, मैंने ही करवाया था, लेस देन 100। तो तुमको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2, नहीं, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 1 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। मतलब वो तुमको ये पूछ रहा है कि 100 से छोटा ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसको जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर होता है 1, और जब मैं उसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर होता है 2। तो तुमको ये बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले तुमको उस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना होता है। अब ये कैसे निकालते हैं देखो, एनी नंबर विच इज़ इन दिस फॉर्म, कि उसको हम लोग 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाए, 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाए। ये निकालने के लिए हमेशा क्या करना, जिन नंबर से वो डिवाइड करने की बात कर रहा है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, उसके आगे लगा लो k, और जो वो रिमाइंडर छोड़ रहा है, जैसे फर्स्ट केस में 1 छोड़ रहा है, सेकंड केस में 2 छोड़ रहा है, तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वो आएगा 2, उसको इससे माइनस कर दो। अब तुम जो भी नंबर फाइंड आउट करना चाहता है वो इसी फॉर्म में होगा। अब तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, सबसे पहला वैल्यू दो k को 1, तो तुम k को जैसे ही 1 देगा तो तुम्हारे पास में पहला नंबर जो आएगा, नंबर 1 जो बनेगा नंबर, वो बनेगा 10। अब तुम चेक करो कि 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 1, और 10 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 2। अब तुम बोलेगा सर नेक्स्ट नंबर, तो उसके लिए तुमको k की जगह 2 डालना पड़ेगा सेम जगह में। तो k की जगह तुम जैसे ही 2 डालेगा तो तुम्हारा अगला नंबर आ जाएगा जो कि होगा 22। इसको भी चेक कर लो, जब तुम इसको 3 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 1, और जब तुम इसको 4 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 2। तो तुमको एक तरह से ये पता चल गया कि हर नंबर जो अब नेक्स्ट आने वाला है उनके बीच का जो गैप होगा वो 12-12 का होगा। अब तुम कर सकते हो ऐसे, तुमको चाहिए हर वो नंबर लेस देन 100। तो पहला नंबर आया था 10, 12-12 के गैप में लिखना स्टार्ट कर दो, 22, फिर 34, फिर 46, फिर 58, फिर 70, फिर 82 एंड देन 94। बाद में क्या बोला है उसने, इसको ऐड करने के लिए बोला है, तो तुम इसको ऐड करेगा तो तुम अपने आप आंसर दिख जाएगा तुम्हारा 416। कुछ आया समझ में क्वेश्चन? याद रखना, मतलब ये सब इस तरह के क्वेश्चन। फिर से ये बता दीजिए, हाँ, क्या चीज़ बता? ये वाला नहीं समझ आया। 12 के -2, ये तुमको कब लिखना है, 12 कैसे है मैं बता रहा हूँ। जैसे जिन नंबर से वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है ना, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में उसने बोला कि एक ऐसा नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 1, और उसी नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर आता है 2। तो नंबर क्या होंगे, तो उस नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो ऐसे बैठ कर ढूंढ नहीं सकता हूँ बैठ के, तो वो बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है कि जिन नंबर से वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है उनको पहले कर लो आपस में मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे क्या है 3 और 4, तो उनको मल्टीप्लाई कर लिए, 12 आ गया, उसके आगे एक k लगा लो, और जो जो नंबर एज ए रिमाइंडर आ रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो और उसको इस वैल्यू के साथ में माइनस करके लिख दो। मतलब आंसर जो भी होगा, जो भी नंबर आएगा, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म तुमको मिल गया 12k -2। क्लियर है ये? चलो ठीक है, और बताओ और कौन सा? 22 का, एक सेकंड, विच इज करेक्ट का जो क्वेश्चन है, सम ऑफ टू इरेशनल, वो कह रहे हो? ओके। और कोई क्या कह रहा है, 20 कोई कह रहा है। भाई ये सब का मतलब समझो ना, 20 में क्या कह रहा है, पहले 20 समझ लो। वो बोलता है कि इंटीजर्स इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं यहाँ पे तुम लोग एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दो इंटीजर को जब भी ऐड करते हैं तो हम लोग को बदले में क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है या कुछ और मिलता है? इंटीजर ही मिलता है। अच्छा, दो इंटीजर को माइनस करने पे हमेशा इंटीजर मिलेगा? सोचो, क्यों बे? कोई एग्जांपल देके समझाना। अबे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? दो इंटीजर कोई भी ले लो ना। इंटीजर का मतलब तुम क्या समझता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी। -2 -7 ले लो ना, तो -2 -7 करेगा तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। अब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई किए तब भी यही होगा। लेकिन जब तुम दो इंटीजर को डिवाइड करेगा तो क्या जरूरी है तुमको इंटीजर ही मिलेगा? सपोज कर लो तुम एक इंटीजर लेता है 2, दूसरा लेता है 3, इनको तुम डिवाइड कर दिया, फिर तो ये इंटीजर नहीं देगा। ये जो बन गया इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, p/q के फॉर्म में ये।
तो इसका मतलब है कि इंटीजर इज क्लोज्ड विथ प्लस माइनस एंड इनटू प्रोडक्ट। अब तुम्हारे क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है ऐड ओनली, दूसरा है मल्टीप्लाई ओनली, और तीसरा है प्लस एंड मल्टीप्लाई। तो सीधा सा बात है वही होगा, क्योंकि डिवाइड तो अभी हम लोग देख ही लिए नहीं होता है। आया बात समझ में? अब बताओ नेचुरल नंबर क्या होगा, बताओ सोच के बताओ। इज इट क्लोज्ड अंडर एडिशन? क्या दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे हमेशा हम लोग को नेचुरल नंबर मिलेगा? सोचो जरा। यस सर, और क्या इसमें क्या? हाँ, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे हाँ, हाँ जीरो भी क्या माइनस भी हो सकता है, ठीक है, नहीं मिलेगा। और मल्टीप्लाई करने पे हाँ, और डिवाइड करने पे नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन होता नेचुरल नंबर के लिए तो फिर हमारा आंसर हो जाता कि प्लस एंड इनटू, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो जरूरी नहीं है ना कि नेचुरल नंबर ही मिलेगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो क्लोज्ड नहीं है, नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, ये कहने की कोशिश, ठीक है। अच्छा, 22 में उसने बोला था कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, मैंने इसका आंसर दिया है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल और इरेशनल। तो देखो, अगर मैं 2√2 और √2 को ले लेता हूँ तो बदले में मुझे मिलेगा 3√2 विच इज इरेशनल, मतलब दोनों इरेशनल है कि रैशनल मिल गया। √3 और √5 को ऐड करूंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा इसको आगे, यहीं पे आंसर छोड़ना पड़ेगा, ये भी इरेशनल है। लेकिन अगर मैं ले लेता हूँ √3 एंड -√3 और फिर मैं इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे आंसर दे देगा 0। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा दोनों इरेशनल नंबर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट साइन वाइज अपोजिट है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम दोनों को ऐड करके 0 ला सकता है, और 0 क्या है? रैशनल है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 0 इज ऑल्सो है रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो यही बनेगा कि जब भी दो इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो जो सम आएगा वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये समझ में आया अभी? चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 तो पहले मैं समझा दूँ कि मैं चाह रहा था कि कोई पूछे उस क्वेश्चन को, उसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ, उससे क्वेश्चन बनता है पेपर में। इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, 4 केस डिस्कस करेंगे। पहला, x की पावर n प्लस a की पावर n को अगर x प्लस a से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। x की पावर n प्लस a की पावर n को अगर x माइनस a से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल होगा अंडर व्हाट वैल्यूज ऑफ n। फिर एक कंडीशन, x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n इज डिविजिबल बाई x प्लस a फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। और एक लास्ट केस और बन जाता है, x की पावर में n माइनस a की पावर में n इज डिविजिबल बाई x माइनस a फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। ये चारों ही क्वेश्चन अलग अलग टाइम में तुम्हारे पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब तुमको ये समझना है कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हम लोग को करना क्या, मतलब क्वेश्चन क्या होगा, इनमें से कोई एक वो तुमसे पूछेगा कि सपोज फर्स्ट केस कोई ले लो कि x टू द पावर ऑफ n प्लस a टू द पावर ऑफ n इज डिविजिबल बाई x प्लस a फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। मतलब तुम x की पावर n प्लस a की पावर n को किससे नहीं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का मतलब हम लोग कोई नंबर से उसको नहीं डिनोट कर रहे हैं, हम लोग उसको जनरलाइज करेंगे। और वो कैसे करते हैं, सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल कर। जब तुम x प्लस a को 0 के इक्वल करेगा तो तुमको यहाँ से x का वैल्यू मिल गया -a। अब इस -a को तुम उठा के यहाँ डालेगा एज पर योर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो सोचो -a के पावर में n प्लस a की पावर में n, तुम क्या चाहेगा कि अगर तुम डिविजिबल कराना चाहता है तो ये आंसर 0 के इक्वल होना चाहिए। तो वो कब पॉसिबल होगा, जब तुम n को एक ऐसा वैल्यू दो जो कि ऑड नंबर है। तो इस केस के लिए आंसर क्या होगा कि यहाँ पे n अगर ऑड नंबर है तो ये वैल्यू हमेशा डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर तुम बोलेगा सर इवन नंबर पे क्या दिक्कत है, तो तुम खुद ही सोचो, अगर तुम यहाँ n के जगह में इवन नंबर रख देता, यहाँ पे तुम एक इवन नंबर रख दिया तो ये जब खुलेगा तो वो तुमको क्या दे देगा, प्लस का साइन दे देगा। मतलब क्या बन जाएगा, प्लस a की पावर में n, और ये प्लस a की पावर n इस प्लस a की पावर n के साथ जुड़ के कभी भी आंसर को 0 बनने नहीं देगा। तो अगर वो तुमसे बोल रहा है कि ये इससे डिविजिबल होने के लिए n की वैल्यू किस तरह की होनी चाहिए, तो ऑप्शन में तुमको जरूर ऑड नंबर दिखेगा, उसको टिक मारना। अब अगर ये समझ में आया है तो नेक्स्ट वाले को तुम लोग खुद ही डील कर सकते हैं। मैं सीधा एज यूजुअल क्या करूँगा, x माइनस a को 0 के इक्वल करूँगा, यहाँ से x आ जाएगा मेरा a। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट करो, ये बन गया a की पावर n प्लस a की पावर n।
अब मुझे एक बताओ, n की कौन सी वैल्यू तुम यहाँ डाल के इसको 0 बना सकते हैं? क्या पॉसिबल? कोई भी वैल्यू नहीं। और यही तुम्हारा क्वेश्चन भी था, एक्चुअली यही क्वेश्चन है, देख लो वहां पे। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि n, यहाँ पे नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, कोई भी ऐसा वैल्यू अवेलेबल नहीं है जिससे तुम ये काम कर सकते हैं। नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n कैन मेक दिस x टू द पावर ऑफ n प्लस a टू द पावर ऑफ n डिविजिबल बाई x माइनस। ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही तुम्हारा क्वेश्चन था, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n इज डिविजिबल बाई a माइनस b। तो मैंने वहाँ पे उसको लिखा था फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो ये सीधा आंसर आ गया। अब ये बाकी दोनों तुम लोग खुद बताओ, नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट वाला तुम लोग खुद बताओ क्या होना चाहिए। वाले में इवन होना चाहिए। नेक्स्ट वाले में इवन होना चाहिए, श्योर हो? क्योंकि इसको 0 के इक्वल किए तो x की वैल्यू आ गई माइनस ए, इसको यहाँ पुट करोगे माइनस ए के पावर में n माइनस ए टू द पावर ऑफ n। अब तुम चाहोगे कि ये साइन जो है ये पॉजिटिव हो जाए, तभी तो नेक्स्ट स्टेप में ये ए टू द पावर ऑफ n माइनस ए टू द पावर ऑफ n होके ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब n एक इवन नंबर तुम कंसिडर करेगा। अब लास्ट वाला खुद ही बता दो। एनी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे तुम 0, हाँ बस बस, यहाँ पे तुम n की जगह 0, यहाँ x की जगह a आ गया। अब a की पावर n माइनस a की पावर n, ये तो खोना ही 0 है, इसमें कुछ भी कर लो। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर n एनी वैल्यू, n कोई भी वैल्यू हो सकता है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। अब इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाता है, जैसे वो दे देगा 17 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 29 टू द पावर ऑफ 5 इज डिविजिबल बाई। तो ऐसे क्वेश्चन में तुमको ऑप्शन दे देगा, ऐसे 11 दे देगा, 36 दे देगा, 17 दे देगा, 19 दे देगा। अब तुम बताओ क्या करने वाले हो, किस ऑप्शन को टिक मारने वाले हो? कुछ इसको रिलेट करो जो अभी हम लोग पढ़े हैं उस चीज़ से। 17 से नहीं, एक मिनट, मैं ही थोड़ा सा जल्दी जल्दी में गलत दे दिया हूँ सर। हाँ नहीं, इसी को चेंज करना पड़ेगा। अब तुम लोग थोड़ा सा आइडिया लगा लो इसमें। हाँ बोलो अभी। हाँ अब समझ में आ गया क्या करना है। 17 और 29 हम लोग ये फॉर्मूला में जाएंगे, x की पावर n प्लस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस a। ये भी हमने पढ़ा था। और ये कब पॉसिबल है? जब n ऑड है। अब तुम्हारा n यहाँ पे 5 है ऑलरेडी, बाकी x प्लस a करोगे तो 17 प्लस 29 होता है 46। अब 46 इनमें से किससे डिविजिबल होगा? तो ऑब्वियस सी बात है b 23 से होगा। ठीक है, अब बाकी हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे अभी, जब पेपर आगे दूंगा तो ये सब चीज़ों को कवर करो। हाँ इस बार भी आया था पेपर में, ऐसा एक क्वेश्चन था। हम्म, हाँ बिल्कुल। उसमें देखना एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको, एकदम यही पैटर्न में था, यही था, उसमें थोड़ा सा बस चेंज था। हाँ क्या चीज़? वो कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास में एक जनरलाइज्ड रिजल्ट ऊपर मिल गया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और हमने जो ये किया है, ये जो डेरिवेशन यहाँ पे हुई है, ये उसी से तो हुई है। ठीक है, होने दे। डिविजिबल हो से क्या दिक्कत है तुमको? मतलब डिविजिबल की बात कहाँ से आ गई? कौन से वाले के लिए? एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, मुझे ना एक काम यहाँ पे करना था, वो मैं कर दूँ जरा जल्दी से। 1 मिनट, मुझे ना एनडी के बच्चों को एक पेपर सेंड करना है, मैंने उनको 525 का बोला हुआ है। लेट मी, एक सेकंड रुक जा। वो टाइमिंग ना जम नहीं पा रहा, उसमें एक टाइम ऐसा आता है जब मुझे ना करना पड़ता है। चल हो गया वो काम, देख ही लिया हो तुम। स्क्रीन तो शेयरिंग में शायद दिख रहा होगा तुम लोग को, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? या
क्वेश्चन नहीं आया, ओके। तो क्वेश्चन का थोड़ा वेट कर लेता तो काम आसान हो जाता मेरे लिए। मैं ये क्वेश्चन दिया था 17 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 29 टू द पावर ऑफ 5 इज डिविजिबल बाई। मैंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अपने आप लिख दिए थे, जैसे एक ऑप्शन लिखा था 17 लिखा था शायद, एक 23 लिखा था, मैंने चेंज किया था इसको बाद में 29, और फिर एक और कुछ था 19 सपोज। अब इसको मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी बताया उसके साथ में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुमको पेपर में मिल सकता है। अब तुमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये जो फॉर्म है ये क्या है, एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन के फॉर्म में। ये पहले डिसाइड करो ये है या नहीं, एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन के फॉर्म में है। तो जो अभी हम लोग पढ़े थे उसके हिसाब से ये वैल्यू हमेशा एक्स प्लस ए से डिविजिबल होगा इफ़ एन इज ऑड। ये भी अभी हमने पढ़ा था। तो तुमको यहाँ पे ये देखना है कि x के जगह 17 है, a के जगह में 29 है, और ये जो 5 तुमको दिख रहा है वो n के जगह है जो कि एक ऑड नंबर है। तो ये वैल्यू किससे डिविजिबल होगा, द सम ऑफ x प्लस ए से। अब यहाँ पे x प्लस ए को ऐड कर लोगे तो 17 प्लस 29 ये कितना आएगा 46। अब 46 तो ऑप्शन में है नहीं, तो तुमको वो वाला ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो 46 को डिवाइड करता हो, और वो कौन सा हो, बी होगा 23। आ रहा है समझ में? इस तरह से अगर क्वेश्चन मिलता है तो रिलेट करना पड़ेगा उसको इस चीज़ के साथ में कि सर ने इससे रिलेट करके चीज़ों को समझा है। ठीक है, चलो और बताओ, और कोई क्वेश्चन? हाँ इसी में सर ये बोल रहा था मैं हाँ हाँ। कि वैल्यू और एन की वैल्यू ए की वैल्यू की वैल्यू ऐसी आ रही है जिसमें ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ए माइनस बी इक्वल होता है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन किससे डिविजिबल हो रहा है, ए माइनस बी। किस किस वैल्यू पे, ये क्वेश्चन पे कह रहे हो? हाँ बोलो कौन सी वैल्यू? अगर ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 रख देंगे। एक सेकेंड रुकिए, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 2 रख देंगे। करें जरा एक बार, 3 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2, और ये हो गया तुम्हारा 3 माइनस 1। ये तुम कर दिया, इसको वैल्यू पुटिंग में डाल दिया। क्या ये हमेशा होगा? ये भी तो देखना है ना कि जब वो कोई जनरलाइज कर रहा है तो वहाँ पे तुमको हमेशा के लिए देखना है वो चीज़। अब हमेशा तो ये होगा नहीं। अब मान लो तुम यहाँ पे अभी वैल्यू चेंज कर दो, कोई भी रैंडम वैल्यू पे तो होगा नहीं, क्योंकि जो हम लोग को पता है, जो जिस कंसेप्ट से हम लोग करेंगे उसमें क्या होगा, a माइनस बी को 0 के इक्वल करो, a की वैल्यू आ गई b, अब b को यहाँ पे पुट कर दो, तो b टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n, ये हमेशा तुमको 2b टू द पावर ऑफ n देगा, ये कभी 0 तो होगा नहीं। ठीक है, तो वो नहीं, वैसा नहीं, वैल्यू पुटिंग नहीं करना है इस क्वेश्चन में, तुमको उसको जनरलाइज करना है। तुम इस वैल्यू पे कहीं से कुछ एक निकाल लिया, लेकिन मान लो वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो फिर वो मैच नहीं कर रहा वहाँ पे। ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा, फिर गलत हो जाएगा वो। चलो और बताओ। 27 तो मैं पहले एक बार समझा चुका हूँ, फर्स्ट पेपर में दिया था मैंने तुम लोग को ये क्वेश्चन। 27 में बता चुका हूँ, एक बार चेक कर लेना नोट्स। हाँ क्या हो गया, 27 ही बोल रहे हो ना, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं 27 ऑलरेडी बता चुका हूँ एक बार। ये आवाज़ किसका है, देखो बैकग्राउंड कट करो उसको। अरे किसका बैकग्राउंड चालू है, उसको बंद करने के लिए बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे P एक प्रोडक्ट बता रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 59 इंटू 61। वो पहले ही बोल चुका है कि ये जो P प्रोडक्ट तुम लिखा है दैट इज ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 62। 1 और 62 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं उनका प्रोडक्ट है P। तुम इसमें देख सकता है जितने मैंने वैल्यूज़ लिखे हैं सब प्राइम है। उसके बाद वो तुमको बोलता है कि एक सीक्वेंस बनाओ P प्लस एन का, जहाँ पे n क्या है, दैट इज अ वैल्यू फ्रॉम 2 to 59। मतलब तुमको n जो लेना है वो 2 से 59 को लेते हुए उसके बीच की सारी वैल्यू लेनी है, और बताना है कि इस सीक्वेंस के अंदर में कितने प्राइम्स होंगे, व्हाट आर द नंबर ऑफ प्राइम्स इन दिस सीक्वेंस। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तुम फर्स्ट p तो तुमको पता ही है ये पूरा का पूरा है, लेकिन n की वैल्यू तुमको लेना पड़ेगा सबसे पहले 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा सीरीज बन गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 59 इंटू 61 प्लस 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करने का मतलब है कि तुमको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, और जैसे ही तुम 2 कॉमन लेगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 59 इंटू 61 प्लस 1। अब ये पूरा जो वैल्यू है ये 2 का मल्टीपल हो गया, और अगर ये 2 का मल्टीपल हो गया तो फिर ये प्राइम नहीं हो सकता। अब हाँ बोलो सर बोलो बोलो, एक बार और दूसरे से क्या चीज़ क्या बोल रहा है? सर इसको एक बार और बता दो
अभी सुन लो, रिपीट तो ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा, तुम गायब हुआ था मेरे ख्याल से। n = 3 डाल दो इसी सीक्वेंस में। तुम्हारे पास में p ये पूरा का पूरा है, इसमें n = 3 डालोगे और ऐड करोगे, यहाँ पे p + n तुमको बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा 2 × 3 × 5 × ... 59 × 61 + 3। अब इसको आगे सॉल्व करने का मतलब है तुम यहाँ से कॉमन लेगा 3, और जैसे ही तुम 3 कॉमन लेगा तो ये बन जाएगा 2 × 5 × 59 × 61 + 1। अब ये फिर से क्या हो गया, 3 का मल्टीपल बन गया। तो इस तरह से तुम कोई भी वैल्यू लेगा इस सीक्वेंस से और यहाँ पे पुट करेगा, तो हर बार ऐसा होगा कि वो किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल बनता हुआ चले जाएगा। और जब कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल बनता हुआ चला गया है, दैट मीन्स कि ये प्राइम नहीं हो सकता। इसलिए इसका जब आंसर मैंने लिखा है तो वहाँ पे लिखा है देयर इज नो जीरो प्राइम इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। अच्छा, ये वीडियोस मैं उसमें भी डाल रहा हूँ यूट्यूब में भी, तो अगर मान लो कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसको एक बार दोबारा वीडियो देख लेना ना, उसमें दिक्कत क्या है तुम लोगों को। मतलब पहले ऐसा होता था कि एक बार टच एंड गो किया निकल गया मैं, अब तो मैं ये वीडियोस को डाल देता हूँ ना, तो तुम लोग उसको वहाँ से एक बार और देख लेना। जैसे अभी 2 बार मैं ऑलरेडी समझा दिया। मान लो कोई बच्चा निकल गया था क्लास के बाहर या बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इशूज इधर उधर हो गया, तो वो एक बार दोबारा देख लेना इस वीडियो को यहाँ पहुँचा के, ठीक है ना, क्योंकि मेरे लिए रिपीट हो जा रहा है ना बार बार। हाँ, अब हो गया खत्म या बाकी है कुछ, बोलो। 29, ओके, चलो। 29 में वो तुमको बोल रहा है 3 डिजिट का नंबर है। अब 3 डिजिट का नंबर जब भी लिखते हो तो सबसे पहले आएगा 100th प्लेस, फिर 10th प्लेस, फिर यूनिट्स प्लेस। उसमें उसने रख दिया है नंबर HTU फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मैंने ये नंबर लिख दिया है। अब ऐसे नंबर को जब तुम फॉर्म करोगे तो ये नंबर हो जाएगा 100H + 10T + U। ये बन गया तुम्हारा नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब अब तुम क्या कर रहे हो, इसी को रिवर्स करके लिख रहे हो। मतलब यहाँ U आ गया, यहाँ T आ गया, यहाँ H आ गया, तो इसका मतलब है तुम्हारा रिवर्स्ड नंबर जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा 100U + 10T + H। पहले बताओ इतना समझ में आ गया जो मैंने लिखा अभी तक, ये आ गया समझ में। अब वो तुमको क्या बोल रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड एंड द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, मतलब अब जो नंबर तुम यहाँ पे फॉर्म किया है इसको तुमको ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी तुम लिख रहा है यहाँ पे, अभी जिस ऑर्डर में तुम लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में छोड़ो और इसको मार दो माइनस। जब माइनस करोगे तो क्या होगा, 100H - H 99H हो गया, 10T - 10T कैंसिल हो जाएगा, U - 100U हो जाएगा -99U। तो इसका मतलब है तुम्हारा नंबर किस फॉर्म में चला गया, 99 × H - U। और उसने लास्ट लाइन में ये कह दिया है कि ऐसा करने के बाद जो नंबर बचेगा उसका यूनिट्स डिजिट होना चाहिए 4। तुम खुद सोचो कि 99 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि 3 डिजिट का एक नंबर आए जिसका यूनिट्स प्लेस 4 हो। मतलब 99 में वो कौन सा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उसका यूनिट्स प्लेस 4 होना चाहिए, बोलो 6। तो कर दो मल्टीप्लाई, तो ये तुमको आंसर देगा 594। और तुम्हारे पास में उसका जो क्वेश्चन है वो यही पूछ रहा है कि अगर उस नंबर का यूनिट्स प्लेस तुमको पता चल गया 4 है, तो उसका जो बाकी 2 डिजिट्स होगा, फाइंड द अदर 2 डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसे मूव करने के लिए बोल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हो जाएगा 5 और 9, जो कि तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। अब बोलो समझ में आया, कुछ क्लियर है? चलो, आई थिंक डाउट को काफ़ी ज़्यादा कर लिए हम लोग, बट स्टिल वांट टू क्लियर द डाउट्स। कोई इशू नहीं है, हम लोग जो टॉपिक कर रहे हो तो हम लोग करेंगे ही, क्योंकि आज नहीं तो कल कर लेंगे। लेकिन अभी बता दो, अभी हो गया कंप्लीट या और कुछ बाकी है इसमें, कुछ और पूछना है? 11 कौन सा इसमें? अच्छा, वो थोड़ा सा क्वेश्चन तो पहली बात मैंने करेक्ट करवाया था। उसमें लिखा हुआ है k इज एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात तो ये करेक्शन मैंने उसमें दिया था, इवन वर्ड नहीं था, तो वो मैंने लिखवाया था उसमें कट करके। अब वो बोल रहा है कि k² + 2k किससे डिविजिबल होगा। तो पहले तो एक इवन पॉजिटिव नंबर ले लो, 2 ले लो सबसे पहले। अगर k के जगह 2 लिखते हो तो ये बन जाएगा 4 + 4 दैट इज 8, और k के जगह 4 लेते हो तो ये बन जाएगा 16 + 8 दैट इज 24। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन है डिविजिबल बाय 24, वो तो सही बैठ रहा है। उसके बाद लिखा है डिविजिबल बाय 8 बट नॉट बाय 24। उसके बाद लिखा है डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8, और फिर लिखा है डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। तो ये थोड़ा सा आंसर एम्बिगुअस हो रहा है,
इसमें एक्चुअली होना चाहिए कि डिविजिबल बाई 8 एंड 24, वहाँ पे बट नॉट बाई 24 लिख के गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि आगे मैं बढ़ूंगा अगर मैं 6 रखता हूँ तो ये क्या देगा 36 प्लस 2 इंटू 6 12 48। मतलब एक चीज़ जनरलाइज होते हुए जा रही है कि ये जो भी वैल्यू आ रहा है वो 8 से भी होगा और 24 से भी होगा। मतलब इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि डिविजिबल बाई 8 एज वेल एज 24, तब जाके ये पूरा क्लियर कट हो जाता। नहीं सर, एक स्टेप और आगे बढ़ी तो नहीं होता सर। अगर 8 लेते कितना आ रहा है 64 प्लस 2 इंटू 8 16 80 आ रहा है। ओके हाँ, तो बस इसलिए ऑप्शन उसने क्या किया हुआ है डिविजिबल बाई 8 बट नॉट बाई 24। हाँ ये चीज़ चेक कर लो फिर, तो ठीक है, फिर उस हिसाब से तो ऑप्शन सही बैठा हम लोग का, डिविजिबल बाई 8 बट नॉट बाई 24। ठीक है वो आंसर तो नहीं, मतलब अगर ऑप्शन की बात करें तो वो तो ठीक है, मतलब चेंज करने की तो जरूरत नहीं है। डिविजिबल बाई 8 है बट नॉट बाई 24 है, लेकिन वो चौथी वैल्यू पे जाके हम लोग को पता चल रहा है कि डिविजिबल बाई 8 है बट नॉट बाई 24। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है फिर वैसे तो ठीक है आंसर। हाँ नेक्स्ट। देखिए रिमाइंडर कॉन्सेप्ट बदल गई। अच्छा ओके, और सेकंड नंबर पेज में जो आ गया ना हम लोग, हाँ बोलो वहाँ से बोलो। 17 सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स वाला। ठीक है, इसमें ऐसा करो 17 ना, तो इसमें तुमको सबसे पहले तो कोई जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं होता प्राइम नंबर्स को लेने का। मतलब जब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100, तो यू हैव टू जस्ट कंसीडर कि तुम्हारे पास में 3 प्राइम नंबर है जिसका सम है 100। तुमको इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस का हेल्प लेना पड़ेगा। तुम्हारे ऑप्शंस में अवेलेबल है 7, 29, 41 एंड 67, और क्वेश्चन का जो सेकंड लाइन है वही तुमको आंसर तक पहुंचा देगा। जैसा कि सेकंड लाइन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36, मतलब इन तीनों प्राइम नंबर से एक प्राइम नंबर ऐसा है जो दूसरे से 36 ज़्यादा है। मान लो मैं आंसर को 7 कंसिडर कर लेता हूँ, तो इससे 36 ज़्यादा करने पे जो नंबर मुझे मिलेगा वो 43 होगा। अब तक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके सम को 100 बनाने के लिए जो तीसरा नंबर मुझे लेना पड़ेगा इट शुड बी 50, बट 50 तुम्हारा प्राइम नंबर होता नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब उसी तरह से अगर मैं 29 लेता हूँ तो 29 इज़ नो डाउट अ प्राइम नंबर, बट अगर मैं इसमें 36 ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाता है 65, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को भी मुझे यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ 41 में। 41 अगर मैं लेके 36 इसमें ऐड करता हूँ तो 77 आता है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि 41 में मैं 36 माइनस कर दूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्राइम नंबर दूसरे से 36 ज़्यादा है। तो 41 में अगर मैं 36 कम करता हूँ तब भी मुझे एक प्राइम नंबर मिल रहा है, लेकिन अब इनके सम को 100 बनाने के लिए जो नंबर मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा वो होगा 54, जो कि प्राइम नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 67। अब 67 में मैं 36 ऐड तो कर नहीं सकता, माइनस कर देता हूँ। 67 में से 36 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 31। अब यहाँ तक ठीक है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। अब इनको ऐड करके मुझे सम मिल रहा है 98 और मुझे सम बनाना है 100, तो अगला नंबर 2 होगा। अब ध्यान से देखो 31, 67 और 2 ये तीनों के तीनों प्राइम भी हैं और इनका जो सम टोटल बनेगा वो 100 भी बन रहा है। इसीलिए अगर कोई आंसर इस ऑप्शन में हो सकता है तो वो डी ऑप्शन। ये समझ में आया कुछ? हाँ, तो इस तरह से ऑप्शन ले। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 पे सर क्वेश्चन 11,10 नहीं 11 कॉमन है, वो पूरा नंबर है एक्चुअली, वो ऐसे है 1110, उसको बस डिवाइड करना है, दैट्स इट। वो जब क्वेश्चन आया था ना तो ऐसे ही आया था, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है, डिवाइड तो कर ही लोगे, आंसर मिल जाएगा। हाँ हाँ, वो तुमको लग रहा होगा कि शायद अलग अलग नंबर है, वो अलग अलग नहीं, वो एक ही नंबर है पूरा। और सर 14 सर कौन सा 3 नंबर? 3 नंबर में 13 कौन सा बोल? हाँ 2 ऑप्शन वाला वो हाँ 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 समझ गया 14 में तुमको बोल रहा है कि 3x प्लस 7y मल्टीपल ऑफ 11 होगा x और y को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर देके। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है x को मैं 1 दे देता हूँ, सॉरी x को मैं 5 दे देता हूँ, y को मैं 1 दे देता हूँ। अगर मैं x को 5 और y को 1 देता हूँ तो ये वैल्यू जो है ये हो जाता है 22 विच इज़ डिविजिबल बाई 11। अब इस हिसाब से मैं पहला ऑप्शन को अगर चेक करता हूँ इन्हीं वैल्यू को लेके, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। तो अगर मैंने x को 5 और y को 1 दिया है
तो ये पहला ऑप्शन है, ये हो जाएगा 20 + 6 26 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11, ठीक है। दूसरे में जाऊंगा तो x + y + 4 किया तो 5 + 1 + 4, जबकि मैंने इस ऑप्शन को टिक कराया हुआ है। ये इसलिए कराया हुआ है क्योंकि कोई एक वैल्यू पे ये कर भी जा रहा था। उसके बाद वाला है 9x + 4y, तो ये हो गया 9 × 5 + 4 × 1 49, ये तो नहीं होने वाला क्लियरली। उसके बाद वाले में है 4x - 9y, इसमें मैं डालता हूँ 4 × 5 - 9 × 1, तो 20 - 9 11, ये आंसर सही हो जा रहा है। तो अगर मैं यहीं पे रुक जाऊँ तो फिर मुझे डी ऑप्शन सही मिल रहा है। बट एक वैल्यू ऐसा है जहाँ पे x और y डालने पे यहाँ पे वो डिविजिबल भी हो जाएगा, और उसी वैल्यू को जब मैं फर्स्ट ऑप्शन में डालता हूँ तो वो भी सेटिस्फाई हो जाता है। अब मुझे ये वैल्यू याद नहीं, बट मैंने ये किया हुआ है, तो तुम्हें एक बार सर्च कर देना, इसमें R&D करना थोड़ा। x को 3, तो पहले तो ये देख लो ये हो भी रहा है कि नहीं। x को 3 और y को 5, 9 + 35 44, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, डी ऑप्शन को चेक करें। 4 × 3 - 9 × 5 कितना हो गया ये, -45 12 हो तो रहा है, -33 हो तो रहा है 11 से डिविजिबल। देखो डी ऑप्शन तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में किसी एक वैल्यू पे बी भी आ रहा था, इसलिए मैंने उसको टिक कराया था। वो बी किस ऑप्शन पे आ रहा है वो एक बार चेक कर लेना, मतलब एक्स और वाई का -33 आया बच्चे। 12 - 45 है ना, 12 - 45 तो -33 होता है, वो डिविजिबल बाई 11 है, ठीक है। वो थोड़ा सा वहाँ पे देख लो, हम जल्दबाजी में कुछ कर दिए होगे। चलो अब बताओ, कंप्लीट है 5 वाला। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, बिटवीन पहले तो बिटवीन का मतलब समझ लो। बिटवीन का मतलब होता है कि -11 और 11 इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच के नंबर्स को लेना है। विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3, या ये कह लो जो कि 2 से या फिर 3 से डिविजिबल है। ये और का मतलब यूनियन हो जाता है, ये समझ लेना पहले। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेट थ्योरी चैप्टर में, n2 यूनियन 3 वाला, अगर याद है तो देखो। n2 + n3 - n2 n3 मतलब 6। मतलब अगर वो तुमसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं -11 और 11 के बीच में जो या तो 2 से डिवाइड होते हैं या फिर 3 से, तो इसका मतलब है क्या करना है, 2 यूनियन 3 का वैल्यू निकालना है। सेट थ्योरी चैप्टर में इसका फॉर्मूला हुआ करता था NA + NB - NA * B। तो पहले तो बताओ कौन कौन से नंबर होंगे, -10 -9 -8, पहले सारे नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अंदर में पुट कर लेंगे। -3 -2 -1 0, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अगर मैं 2 से डिविजिबल वाले नंबर देखूं तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 3 से डिविजिबल वाले देखूंगा तो 1 2 3 4 5, जिनको जिनको मैं कट कर रहा हूँ 6 7, और फिर मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा वो वैल्यूज़ जो 6 से डिविजिबल होते हैं। तो उसमें देखो टिक और क्रॉस, एक तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे भी पड़ा हुआ है 2, और एक यहाँ पे पड़ा हुआ है 3। तो ये 3 वैल्यू इसमें से माइनस हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 18 - 3 दैट इज 15। ये आया कुछ समझ में? सर जीरो कैसे हुआ? अरे जीरो तो सबके टेबल में आ जाता है ना, जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर को जीरो के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो तो देगा ही ना तुमको। किसी का टेबल भी लिख लो, उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करो तो आना ही आना है। जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एंड 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जीरो हर नंबर के मल्टीपल है और 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। इसलिए जीरो जो है वो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। अरे मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, जैसे तुम 2 × 0 लिख रहा है, 0 आ रहा है, फिर 2 × 1 कर रहा है, 2 आ रहा है, 2 × 2 कर रहा है, 4 आ रहा है, तो ये तुम्हारा टेबल चल रहा है। तो जीरो हर नंबर के टेबल में आता है, तो जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। इसलिए हम लोग 2 और 3 जब लिए तो उसको जीरो को कॉमन कट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलो अब बताओ, डाउट्स खत्म हुआ तुम लोग का या भी बाकी और कुछ नहीं? हो गया ख़त्म, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लास जो है वो पूरा 45 मिनट्स हम लोग डाउट में ही रहे, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है फाइन। हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था रेशियो प्रोपोर्शन, और मैंने साथ में ये भी बोला था कि हम लोग का क्लास जो होगा वो डिवाइड होकर चलेगा। तो पिछले क्लास में तो मेरे ख्याल से मैंने तुम लोगों को क्या क्या बताया था, एक बार याद दिलाओ, मुझे याद नहीं है क्या बताया था। रेशियो के बारे में क्या क्या बताया था, एक बार कोई बिना नोट्स को देखे हुए बता सकता है तो बोलना स्टार्ट करो, वहाँ से मुझे आइडिया लग जाएगा। रेशियो डेफिनेशन और टाइप रेशियो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। प्रपोर्शन के टाइप्स। ठीक है,
मतलब बेसिकली हम लोगों ने जो जो चीज़ें डिस्कस किए थे वो यही था कि रेशियो होता क्या है, उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ रेशियो बताया होगा, इन्वर्स रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, फिर कंपाउंडेड रेशियो बताया होगा, फिर प्रोपोर्शन में ये बताया होगा कि कैसे पता चलता है कि प्रोपोर्शन है या नहीं, चार वैल्यूज़, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वहाँ से मैंने उसके तीन टाइप बताए होंगे, एक फोर्थ प्रोपोर्शन, एक थर्ड प्रोपोर्शन, एक मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, कोई क्वेश्चन भी करवाया था? नहीं सर, नहीं कर, ठीक है। क्या क्या करवाया था एग्जाम्पल में? अच्छा, दैट इज द डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन, नॉट एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल थोड़ी था, वो डेफिनेशन था। तो ठीक है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 15 प्लस रूट का 200 एंड 27 माइनस रूट का 648। तुम लोगों ने मीन प्रोपोर्शन के बारे में बताया हुआ था पिछले क्लास में, फॉर्मूला देखना चाहो तो देख सकते हो। तुमको ये फाइंड करना है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 15 प्लस रूट 200 एंड 27 माइनस रूट 648। आया हुआ है तभी तो दिया है ना। हम्म, कोई क्वेश्चन ना छोड़ने से पहले पहले डिसाइड कर लो, अगर मैंने दिया है तो इजी होगा तभी दिया है। हार्ड क्वेश्चन में वैसे ही नहीं देता कभी। बहुत ही इजी है, मतलब थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे ना तो बहुत सिंपली कर लोगे। तुमको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है मीन प्रोपोर्शन का, बट यू आर नॉट स्टार्टिंग द क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन देख के डिसाइड कर रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होगा, ये हो गया मतलब। तो अभी तुम ट्राई करेगा, इजीली हो जाएगा। जिनको करना है वो कर रहा है हम लोग। मैं 2 मिनट का टाइमर लगा दिया, हम लोग करो इधर ध्यान से। रूट 45 किसने दिया ये आंसर? रूट 45, ओके फाइन। देखो रूट 45 तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रूट 45 सही आंसर है। तुम लोगों ने पिछले क्लास में ये फॉर्मूला तो पढ़ लिया था कि दो नंबर के बीच का मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। अब जब तुम लोग सोचा कि वैल्यू वैल्यू खाली मिलेगा, वैल्यू मिलेगा ये जरूरी नहीं है ना। ये देखो यहाँ पे क्या मिला तुमको, ए के जगह लिखा हुआ है 15 प्लस रूट 200 और बी के जगह लिखा हुआ है 27 माइनस रूट 648। अब तुम सोच रहे हो इसको मल्टीप्लाई करें या क्या करें, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करो पहले, बिकॉज रूट 200 बहुत बड़ा वैल्यू होता है। इसको हम लोग लिखेंगे 10 रूट 2। हाँ हाँ, आ रही है बात समझ में? अभी जो मैंने किया उसको ध्यान से देख लो। और ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा 18 रूट 2। अब ये कैसे करना है ये तुम लोग सब पढ़ा हुआ है। रूट 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 200 हो जाएगा अपना रूट 100 इंटू 2, और रूट 100 होता है 10, तो 10 रूट 2 बन गया। उसी तरह से रूट 648 का मतलब हो गया होल अंडर रूट में 324 इंटू 2, और मैंने तुमको स्क्वायर रूट्स याद करने के लिए बोला था 324 स्क्वायर होता है 18 का, तो 18 रूट 2 हो गया। अब उसके बाद भी तुमको मल्टीप्लाई कहीं नहीं करना है, तुम इसमें से देखो कॉमन क्या है। तो यहाँ से तुमको साफ दिख रहा होगा 5 कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, और इसमें से अगर कॉमन ढूंढोगे तो 9 कॉमन आएगा, अंदर आ गया 3 माइनस 2 रूट 2। अब 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2, ये तो फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो 9 माइनस 8 हमने कई बार ये कैलकुलेशन किया हुआ है, 1 आएगा। और 5 और 9 को इवन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 3 हो जाएगा, तो उसको पहले ही बाहर भेज दो, और ये 3 रूट 5 तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हुआ है? कुछ क्लियर हो गया है तो एक क्वेश्चन और देंगे इसी के ऊपर में, ताकि तुम इस तरह से क्वेश्चन मत पूछो कि सर ये आता भी है कि नहीं। बिल्कुल आता है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बोलोगे अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना? तो मैं एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ तुम लोग को, जिसमें इसी तरह से पूछा गया है कुछ चीज़।
और वो तुम लोग करने का कोशिश करना। इस बार क्वेश्चन में तुमको पूछा जा रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। इसका भी डेफिनेशन मैंने दिया था, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, दो वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई। अब ये निकाल के लिखा हुआ है देखो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई। सर एक्स प्लस कैसे? नहीं ऐसे ही काट दिए क्या? नहीं 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 नहीं, y by x plus y, क्या बोल रहे हो? फाइनल आंसर बताओ। x minus y upon x plus y. हाँ ये आंसर ठीक है। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में? अगर उसका थ्योरी को याद दिलाए मुझे, उसमें मैंने बताया था कि ए लिखेंगे बी लिखेंगे, दो ही वैल्यू है, उसमें से बी को दो बार लिखना है और यहाँ पे एक्स करना है। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा ए एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और एक्स हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। ये डेफिनेशन है मेरा थर्ड प्रोपोर्शन का। तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से सपोज कर लेते हैं ये ए है ये बी है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूं तो मेरा जो थर्ड प्रोपोर्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को कुछ मत करो, लेकिन इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल सकते हैं। एक एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर बचेगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर है ये? सर ए बी किसी को भी मान सकते हैं। ए बी में से पहला वैल्यू ए है, दूसरा वैल्यू बी है, ये बाय डिफॉल्ट ले लो तुम लोग। जो फर्स्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट में ही रहने दो, सेकंड वैल्यू को सेकंड में रहने दो, और उसी सेकंड वैल्यू को एक बार और लिखो, और जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसको अननोन कर दो, एक्स कर दो या वाई कर दो या जेड कर दो। और इसी को कैलकुलेट करने के लिए अपना प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और फिर वहाँ से अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है ये? हाँ ओके, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन लास्ट दे रहा हूँ ये अगली क्लास का स्टार्टिंग बनेगा तुम लोग के लिए, बिकॉज इसमें जो टाइप 1 क्वेश्चन होता है, इस चैप्टर का जो टाइप 1 क्वेश्चन होता है, दे आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर्स के रेशियो को लेके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल एक मैं ले रहा हूँ जो कि शायद तुम लोग को आता भी होगा। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3 एंड 4:5, और बदले में क्वेश्चन तुमको बोल रहा है फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। ये कई बार पेपर में आया हुआ है, अलग अलग तरीके से पूछता है। तो पहले तो यही बता दो कि अगर ए रेशियो बी 2:3 है और बी रेशियो सी 4:5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? करो। 8 8 12, अभी देखो सब अलग अलग कुछ कुछ बोल रहा है। पहला वाला आंसर सही आया था खाली। सबसे पहले मेथड जान लो, इसमें करना क्या है, पहले 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 3 के नीचे 4 लिखो और यहाँ 5 लिखो। अब इसमें एरो बनाओ ऐसे करके, ये एरो तुम लोग कभी भूलेगा नहीं, और ये जो एरो बनाए हो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आएगा 2 × 4, वो ए के नीचे लिख दो 8, फिर आएगा 3 × 4, बी के नीचे लिख दो 12, और फिर आएगा 3 × 5, वो सी के नीचे लिख दो 15। ये हो गया तुम्हारा आंसर फॉर ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इसी क्वेश्चन में एक्सटेंशन लगा देते हैं। सपोज कर लो ए रेशियो बी है 3:5, बी रेशियो सी है 7:9, और फिर एक आ गया सी रेशियो डी, वो है 1:2। अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोलता है फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। करना जरा इस क्वेश्चन को। सर 21 आ गया समझ में अब? क्योंकि तुम लोग जो किया वो मैं समझ गया, यही किया है तुम लोग। पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकाला 21, 35, 45, और फिर 1 और 2 को इसके नीचे लिख दिया, फिर से एरो बनाया ऐसे करके। तो पहला वैल्यू हो गया 21, फिर हुआ 35, फिर हो गया 45 और फिर हो गया 90। ये पहला टाइप समझ में आ गया। ये इस तरह से क्वेश्चन अगर मिलता है तो कर लोगे, क्योंकि इससे थोड़ा घटिया ही मिलेगा, इतना तो नहीं मिलेगा, बट ये जान के ही तुम लोग वो घटिया वाला कर सकता है। तो इज इट क्लियर? ये दोनों टाइप क्लियर हो गया है। एक कुछ तरीका समझ में क्यों नहीं आया? सबसे इजी तो यही तरीका है। क्या तरीका नहीं समझ में आया बताओ? बताओ।
मल्टीप्लाई तो बस सीधा करना है ना, देखो जो भी वैल्यूज है 2 3 लिख दिया, उसके नीचे 4 5 लिख दिया। मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। मेरा हैंड को मूवमेंट देखो ना, इधर इधर और इधर। तो जिसका तुम एरो लगा रहा है, पहले 2 इंटू 4 करेंगे 8 आ जाएगा, फिर b इंटू सी, इन दोनों को करोगे 12, फिर 15। याद रखने वाली बात है। मैं तुमको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, ये सिर्फ उसी को आंसर देने दो, बाकी कोई कुछ ना बोले। यहाँ पे है 7:3, बी रेशियो सी है 8:11। तुम बताओ जरा इसका ए रेशियो बी रेशियो सी, जो मैंने बताया जितना समझ में आया उसके हिसाब से बोलो, कोई जरूरी नहीं एक बार में समझ में आ जाए, बोलो फिर भी। सर 7 8 या 56 तुम पहले लिख लो, पहले ऐसे 7 3 8 11। अब बोलो आंसर क्या आएगा। सर 56 हम्म 24 हाँ 33 हाँ, तो फिर इसमें दिक्कत क्या हो रहा है। अब मान लो इसी में मैं एक और वैल्यू डाल देता हूँ, सी रेशियो डी डाल देता हूँ 2:5। क्या करोगे बताओ। अब 2:5 अगर मैं डाला तो फिर मुझे पूछेगा क्वेश्चन क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। क्या करोगे, कहाँ पे लिखोगे 2 और 5, यहाँ और यहाँ या नहीं लिखोगे ना। हाँ, अब मल्टीप्लाई करो फिर से एक बार, ऐसे 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 ऐसे। बोलो आंसर। 112 हाँ बोलते जाओ। 48 बोलो, 66 बहुत बढ़िया, और बोलो। 165 बस खत्म, हो गया आंसर आ गया। हाँ, इसमें लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, अभी तो तुम आंसर ले आया यहाँ पे, हो सकता है ये ऑप्शन में ना मिले, हो सकता है बोला है मैंने, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है। वो तभी हो सकता है जब चारों ही नंबर किसी और नंबर से फर्दर कटता हो, तब ये पॉसिबिलिटी है कि फिर वो, ये वाला तो मेरे ख्याल से नहीं कट रहा है। 112 48 66 165 किसी एक कॉमन नंबर से कटेगा, तब जाके तुम उसको और रिड्यूस कर सकता है। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन यू विल नॉट गेट दिस आंसर इन द ऑप्शन, अदरवाइज तुमको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी का, हाँ बोलो, और कुछ बोल रहा है। हाँ बस आ गया ना, बस बाकी कहानी अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर से। ठीक है, चलो टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू। या हाँ बोलो। हाँ हाँ, देख भी लिया, तुम पढ़ाई कर रहा था, वैक्यूम देख रहा था वहाँ बैठ के। हाँ हाँ। तुमको चाहिए तो बोलो, मेरे पास में पड़ा हुआ है, इट इज़ वेस्ट एक्चुअली फॉर मी राइट नाउ, तो यू कैन कम एनी टाइम टू मी, यू कैन टेक इट। तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इट विथ योर सेल्फ। जब जिस दिन पढ़ाने से मन हट जाए मुझे वापस कर देना बस। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, या बिल्कुल आके ले जा, कोई दिक्कत नहीं, चलो या।